बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने हफ्ते को शुमाली वजीरिस्तान में फौज की एक चौकी पर खुदकुश हमला किया था, जिसमें 2 अफसरान समेत 7 एहलकार हलाक हुए थे। इस हमले के 2 रोज के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरजमीन पर फजाई कार्रवाई की। पाकिस्तान में कलदम तंजीमों की हालिया कार्रवाइयों के बाद इस्लामाबाद और काबुल के ताल्लुकात भी खराब हो रहे हैं, जबकि सरहद पर भी कशीदगी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान मुसलसल काबुल में तालिबान इंतजामिया पर टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए दबाव डालता रहा है। तालिबान क़यादत अपनी ही तहरीक में फूट पड़ने के खदशे की वजह से पाकिस्तान के दबाव पर टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि टीटीपी और दीगर अस्करी तंजीमों के जो जंगजू हमले हैं उनके लिए अफगानिस्तान सरजमीन इस्तेमाल होती है, जबकि अफगान तालिबान हमलों को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार देते हैं। सवालात के जवाब बहुत सारे लेने हैं और इसीलिए हमने इनवाइट किया है आसिम सिद्दीकी साहब को, जो कि एंकर और एनालिस्ट हैं, वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई से टीटीपी के जो पाकिस्तान पर हमले हैं वो रोके जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि ये जो हमले अफगानिस्तान से होते हैं उसमें असला कौन सा यूज़ होता है। अमेरिकन जो असला छोड़ के गए थे वो पाकिस्तान के लिए छोड़ के नहीं गए थे कि वो अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान पर इस तरह की कार्रवाई करे और पाकिस्तान के फौजी जो है वो शहीद करे। ये लड़ाइयाँ आज से नहीं हो रही, बहुत पहले से, जब से अमेरिकन फ़ौज गई है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से छेड़खानी हो रही है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बहुत, मतलब मेरा अपना ज़ाती तज्जिया यही है कि पाकिस्तान ने बहुत अक्लमंदी की, बहुत ज़बरदस्त किया कि वहाँ जाके उनके घर में घुस के उनको मारा और ये बताया कि अगर तुम करोगे तो हम ऐसे ही मारेंगे तुम्हें। तो ये एक पहला दफ़ा हम मतलब इस तरह का कार्रवाई किए। कोशिश करो कि तुम खुद इन लोगों को रोको कि ये पाकिस्तान में आके हमले ना करें। तो यस, बिल्कुल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक कोल्ड वॉर तो चल रही है, लेकिन अफगानिस्तान को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की ज़मीन और पाकिस्तान का समंदर, ये दोनों अफगानिस्तान के लिए जो है वो हर तरह से जो है वो मुफीद है। अगर ये दोनों चीज़ें बंद कर दी गई तो फिर अफगानिस्तान के सर्वाइविंग के चांसेस जो है ना वो कम होंगे, और कम ही नहीं होंगे बल्कि ग़िज़ा से लेके दूसरी तमाम चीज़ों पर जो है उसकी कमी होगी। तो और फिर मेरा ख़्याल है एक जंग की सूरत हाल भी पैदा हो जाए। तो ये अफगानिस्तान को सोचना चाहिए। पाकिस्तान ने बिल्कुल सही फैसला किया और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर वो तमाम अफ़गानी जो अभी आए हैं और उनके पास कोई परमिट नहीं है, कोई आईडी नहीं है, उनको भी जो है फ़ौरन डिपोर्ट करना चाहिए। उनका कोई राइट नहीं है कि वो बगैर वीज़े पासपोर्ट के रहें। यस, लाखों अफ़गानी जो हैं जिनको पाकिस्तान ने नादरा से आईडी बना के दी हुई है, दैट्स फाइन। वो पाकिस्तान जो है वो वहाँ की पार्लियामेंट फैसला करे कि उनको किस तरह हैंडल करना है, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको फ़ौरन डिपोर्ट करना चाहिए। आसिम साहब, बज़ाहिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक बड़ी कशीदगी है उसकी वजह है ये कलदम तंजीम तहरीक तालिबान या फिर उसके बढ़ते हुए हमले। सो माजी को अगर हम देखें तो माजी में भी जब अफगानिस्तान में जो हामिद करजई हैं और फिर अशरफ गनी जो थे उनकी हुकूमत कायम थी और उन दोनों भी पाकिस्तान की जानिब से बार बार यही कहा जाता रहा कि पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो इस्तेमाल होती रही है और ये हमले अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान में हमले होते रहे। तो क्या हम अपनी बॉर्डर को सिक्योर नहीं कर सकते? देखें, फिर वही कहूँगा कि इतने बड़े बॉर्डर को सिक्योर करना, आपने देखा कि सिक्योर किया तो था, लेकिन आज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान स्मगलिंग जारी है। आज भी लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरते हैं और अफगानिस्तान घूमकर वापस आ जाते हैं। तो सख्ती करनी चाहिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को वहाँ पर 2-3 लेयर्स की सिक्योरिटी लगानी चाहिए ताकि इनको कंट्रोल किया जाए। और ये जो स्मगलिंग है इस पे कुछ लोग इसके फेवर में होते हैं। जी देखें, एक टायरी तो स्मगल करके लाए हैं,
बिल्कुल सख्ती से, अभी आप देखें कि पाकिस्तान की हुकूमत ने एक एक्शन लिया था कि डॉलर्स को जो है कंट्रोल किया था, कि ये आते थे ड्रग बेचते थे और डॉलर जो है करा के, बेशक 400 रुपए भी ले लेते थे क्योंकि वो ड्रग मनी थी। तो अब कंट्रोल किया है तो पाकिस्तान का डॉलर भी जो है थोड़ा मुस्तहकम हुआ, और अगर आप और करेंगे ये पाकिस्तान के डॉलर 250 पर आ जाएगा। ये सिर्फ अफगानिस्तान की वजह से मैं समझता हूँ जी। ठीक है। आसिम साहब, आपने जो पाकिस्तान एम्बेसी है उसमें 23 मार्च का एक इवेंट जो था उसे कवर किया, उसमें आप इनवाइटेड थे, आप गए वहां पर, तो वहां पर आपका जो इवेंट था वो कैसा रहा था? जी शाला, इवेंट ये हर साल होता है और तकरीबन मेरे ख्याल है 17-18 साल से तो मैं कवर ही कर रहा हूँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस इवेंट में, और मैंने आखिरी लास्ट प्रोग्राम में आपको कहा था कि मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान एम्बेसी जो है का अमला जो है वो पीटीआई को सपोर्ट ही नहीं करता, बल्कि हर तरीके से जो है उनकी खिदमत में हाजिर रहता है। और ये बात मैंने कल देखी कि, और मुझे निहायत ही अफसोस हुआ कि वो लोग जो पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर, वाइट हाउस के बाहर, पाकिस्तान हाउस के बाहर पाकिस्तान आर्मी मुर्दाबाद, ISI मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, आर्मी चीफ को फांसी दो, आर्मी चीफ के खिलाफ गालियां दे रहे थे, वो लोग पाकिस्तान एम्बेसी में नजर आए। और उस दिन नजर आए जिस दिन तकरीबन 30 मुल्कों के एम्बेसडर, आर्मी से रिलेटेड जो फोर्सेस के लोग थे, आर्मी अताशी, ये सारे लोग वहां मौजूद थे। तो आप कौन लोग हो? सबसे पहले तो मैंने एम्बेसडर से शिकायत की वहीं पर कि सर ये गलत है, या तो आप जो है मतलब सही और गलत जो है उसमें कम से कम तमीज तो कर सकते हैं। ये तो नहीं कर सकते कि नहीं जी कौंसल खाना सबके लिए खुला है, हम मना नहीं कर सकते। नहीं जी, माजी में एम्बेसडर्स ने जर्नलिस्टों पे भी पाबंदियां लगाई हैं सिर्फ आर्टिकल लिखने की वजह से, सिर्फ कोई खबर देने की वजह से। तो आखिर ये कौन पावरफुल लोग हैं जो कि गालियां देते हैं पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को, और वो एम्बेसी के अंदर बैठे होते हैं। मैं एक दफा फिर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से कहूंगा कि आप इस पे गौर करें। पाकिस्तान के डिप्लोमेट जो है सेक्शन, उसके अंदर पीटीआई में भरपूर पीटीआई के साथ देने वाले हैं। हो सकता है उनकी बेगमात शामिल हो सकता है, क्योंकि वहां पर वो औरतें भी नजर आई जो पीटीआई को सपोर्ट कर रही थी खुल के। जो अभी IMF पे के बाहर आप देखें कि तजलील का बायस बना है कि एक पीटीआई की वो खड़े होके वो करिए, नारे लगा रही है कि आप फंड ना दे, जबकि पाकिस्तान के अंदर पीटीआई का जो बंदा है वो कह रहा है, जो स्पोक पर्सन है, कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ओ भाई, कौन सा गेम खेल रहे हो तुम लोग? सबसे पहले तो बता दो कि गेम कौन सा खेल रहे हो। पाकिस्तान की तारीख में, मैं यहाँ पे 26-28 साल हो गए, मैंने पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की इतनी तजलील होते नहीं देखी, मैंने पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की इतनी तजलील होते नहीं देखी। और ये कमबख्त लोग, माजरत के साथ ये लफ्ज यूज करूंगा, कि इतनी गालियां देने के बाद भी पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर बैठे होते हैं, और अंदर ही नहीं बैठे होते, उन लोगों से भी मुलाकात कर रहे होते हैं जिनसे नहीं करनी चाहती। हमारे आर्मी के लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं, उनके साथ कंधे पे हाथ रख के उनसे बात कर रहे होते हैं। मतलब आपको भी शर्म नहीं आती? अगर आपको नहीं पता कि ये बंदा जो है कौन है, तब भी आप उस जॉब के अहल नहीं है, क्योंकि आप आसिम साहब, अगर आपको लग रहा है, आप कह रहे हैं कि जी यहाँ पर नारे लगाए जाते हैं, यहाँ पर जो फंड्स के लिए मना किया जाता है कि यहाँ मत भिजवाइए, या और पाकिस्तान में जो क़यादत है या जो भी कोई सपोर्टर्स है पीटीआई के वो डिसोन करते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। अगर कोई बाहर पाकिस्तानी अगर कोई गलत काम कर रहा है और यहाँ डिसोन कर रहे, अच्छी बात है। ये बिल्कुल नजर आता है ना कि आप किए जाओ, चलो अपना जारी रखो, या तो डिसोन करे ना, या तो वो बोले कि जनाब जो चैप्टर है अमेरिका का, जो चैप्टर है मुख्तलिफ जगहों पे, ह्यूस्टन, वर्जीनिया, मैरीलैंड, एटलांटा, कैलिफोर्निया, ये सब वो हैं, कोई भी हमारा जो है वो नहीं है। आप ओन भी करते हैं, आप उस चंदा भी जमा कर रहे होते हैं, मीठा मीठा हप अप करते हैं, और उसके बाद खट्टा खट्टा तुतू करते हैं, वो वही वाली बात है। इसके अलावा यहाँ पे सब लोग, आप शहबाज गिल को अलग समझती हैं पीटीआई से, आप मोहित पीरजादा को अलग समझती हैं पीटीआई से। तो ये ना करें कि वो अच्छी बात है, ये अच्छी बात नहीं है।
आप पाकिस्तान के खिलाफ नारे नहीं लगाते सर, हैं, फिर अच्छी आप बात एम्बेसी ये में है कि बैठे अगर वो होते हैं, गलत काम फिर कर रहे यार हैं ठीक उसकी है, फिर इज्जत हम भी करें तो उन्हीं के हमने साथ मिल निकाल, जाते अच्छी हैं। बात है ना। मैं तो अब कहता हूँ पाकिस्तान एम्बेसी में, फिर हम भी मिल जाते हैं उनके साथ, आप देखते हैं हमारे साथ क्या असर होगा। या तो फिर सिंपल सी बात यह है कि यही बंदा अगर होता कोई बलूचिस्तान का, तो आप उसको ताहयात पाबंदी लगा देते पाकिस्तान एम्बेसी आने पर। तो यार थोड़ी शर्म कर लें आप लोग, खुदा के लिए पाकिस्तान एम्बेसी को बोल रहा हूँ कि थोड़ी शर्म कर लें। वो लोग जो आपको गालियां देते हैं, आपके ऊपर लानत देते हैं, आप उनको अपनी एम्बेसी में बिठाते हैं, थोड़ी सी शर्म कर लें यार। आसिफ साहब, वॉशिंगटन से डॉन न्यूज के सहाफी हैं अनवर इकबाल साहब, उन्होंने बड़े इंकशाफात किए। उनमें ये भी था कि सारा डॉलर्स का खेल है ये। जो डोनाल्ड लू है उनके खिलाफ जो एक सामने केस आया उस पे बात की उन्होंने कि सारा खेल जो है वो डॉलर्स का है, जिसपे जिस सेंटर ने कांग्रेस कमेटी से डोनाल्ड लू से इमरान खान के हक में सवालात पूछे थे, उसे अमेरिकन पाकिस्तानियों ने डॉलर्स इकट्ठे करके दिए थे और 15-20 डॉलर्स फंडिंग से ये काम आसानी से हो जाता है। तो सवाल मैं ये पूछ रही हूँ कि मतलब इतना कम पैसों में ये काम हो जाना, आपको आपको क्या लगता है कि देखिए मतलब यहाँ का ऐसा अमेरिका सिस्टम, में पॉसिबल है? यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि जब कांग्रेस या सेनेट के इलेक्शन होते हैं, तो जहाँ जहाँ पाकिस्तान की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहती है और उनके वोटों से फ़र्क पड़ता है, जीत और हार का फैसला होता है, तो वहाँ पर कांग्रेसमैन और सेनेटर्स जो हैं वो पाकिस्तानियों के करीब हो जाते हैं। करीब होने के बाद लाजिम बात है, जहाँ पर पीटीआई के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे वो अपने कांग्रेसमैन और सेनेटर से कहते हैं कि जनाब आप लेटर लिखें या आप सवाल करें या आप हेयरिंग करें। तो वो फिर मजबूर होते हैं और क्योंकि ये फिर फंडिंग करते हैं। जब आप फंडिंग आपके हज़ारों डॉलर से लाखों डॉलर तक होती है, तो जो अनवर इकबाल ने जो इस बात को फोकस किया था कि एक दिन पहले जो है ब्रैड शर्मन की फंड रेजिंग हुई थी एक रेस्टोरेंट में, और तकरीबन हज़ारों डॉलर जो हैं 16,000 मेरे ख्याल है 15,000 डॉलर जमा हुए थे। और ब्रैड शर्मन जो हैं वो उन्होंने वो सारे अजीब उल्टे किस्म के सवालात किए। एक दो सवालात आप कह लें कि चलें पूछने के काबिल थे, वरना उनको वो सवाल, खैर उनका राइट है वो कर सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड लू एक ऐसा बंदा है जो इस वक्त अमेरिका के अंदर नापसंदीदा शख्सियत है। जब वो उस कमरे से निकले तो अमेरिकन मीडिया ने उनको घेर लिया, वो बाकायदा भाग के उनको जान बचानी पड़ी। और एक अमेरिकन जर्नलिस्ट कह रहा था व्हाई आर यू रनिंग, व्हाई आर यू रनिंग, क्योंकि उन्होंने फलस्तीन के खिलाफ और इसराइल के हक में जो है अपनी ट्वीट की थी। इस वजह से उनको नापसंदीदा शख्सियत है। और आप ये देखिएगा कि आने वाले दिनों में ये बात साबित होगी कि पीटीआई के उस अमेरिका के अंदर ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं जो इसराइल की हमायत में हैं और फलस्तीन के जो है खिलाफ हैं। जी सर, इस्लाम आप क्या बात करते हैं? अगर तो है तो कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान में तो स्टेडियम में आप फलस्तीन का झंडा नहीं ले जा सकते, तो क्या हो गया? अगर बाहर बैठे हुआ बंदा अगर इसराइल के फलस्तीन के हक में नहीं है और इसराइल के फेवर में है, तो क्या फर्क पड़ गया? आप यहाँ पर देखिए, नहीं नहीं वहां पर नहीं आप झंडा नहीं नहीं जा सकते। नहीं, हुकूमती जगह पर है कि वहाँ आप पुलिस उसको पकड़ के गलत आएगा। रंग दे रही हैं। मसला पीटीआई का सारा यही होता है कि हर चीज को ना उल्टे कान से पकड़ने की कोशिश सर, मैं करते हैं। पीटीआई की नहीं हूँ, आप मैं सुन आपसे लें ना, सवाल कर रही हूँ कि आप सुन लें, पाकिस्तान में आप सुन अगर लें, आप मेरी कह बात रहे सुन हैं लें, कि मेरी गलत है, बात तो सुन लें। पाकिस्तान में भी गलत है। आपको ये समझना चाहिए कि अगर एक स्पोर्ट्स का एक वो है और अगर उसमें एक पाबंदी लगा दी है गई है कि किसी भी झंडे को अलाउ नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग द गेम, और वो पीटीआई के झंडे की वजह से ही कहा गया होगा, तो उसके बाद फलस्तीन के झंडे लहराएं, बाकायदा टीम पूरी, मैंने देखा पूरी टीम फलस्तीन के झंडे लेके मैदान में रन किया है। यस, आपको थोड़ा सा लेकिन वही होता है कि आप पुलिस वाले को एक इंस्ट्रक्शन तो ये नहीं दे सकते कि जनाब जिसने ये वाला झंडा पकड़ा हो ना उसको छोड़ देना। उन्होंने एक सिंपल कहा होगा कि स्टेडियम के अंदर सवाए पाकिस्तान के झंडे के अलावा कोई झंडा नहीं होगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, गेम के बाद आप कुछ भी करें, तो मेरा नहीं ख्याल है, इसको गलत तरीके से ना लें आप। नहीं, मैं गलत तरीके से इसलिए नहीं कह रही क्योंकि जो मैंने वीडियोस देखी, जो लोगों का एतराज था वो ये था कि क्या हम फलस्तीन के हक में क्या नहीं झंडा लगा सकते, बिल्कुल क्या नहीं हम लगा ये भी नहीं सकते। कर सकते? नहीं हमने नहीं, मुख्तलिफ अगर स्टेडियम में देखा, पाबंदी हमने है, फुटबॉल के अगर स्टेडियम सारे में देखा, झंडों पर हमने बहुत सारे पाबंदी है तो स्टेडियम नहीं में लगा देखा, लोग सकते। ला नहीं सब चीजें। पीटीआई के साथ मसला ही यही है, पीटीआई के साथ मसला यही है कि मैं जब पीटीआई की आप नहीं हूँ, सुने, मैं पीटीआई की बात नहीं नहीं कर नहीं, रही हूँ, मैं पीटीआई के साथ मैच की बात कर प्रॉब्लम ही यही है कि आप जब पार्लियामेंट में बैठे होते हैं और रेजोल्यूशन पास की जाती है गजा के ऊपर, तो आप नो नो करते हैं। तो भाईजान इस वक्त जो है ना, माजरत के साथ, आप इखलाक से भी बदतर हो चुके हैं, आप जबान से भी बदतर हो चुके हैं, आप हर चीज में मार कुटाई बेहिसी बेशर्मी पे उतर आए हैं।
शाहिद आफरीदी ने 2-4 ट्वीट क्या कर दी, आप उसके घर वालों से लेके गंदी तस्वीरें उसकी फेसबुक पे लगा रहे हैं, ट्विटर पे लगा रहे हैं। ये कौन सी पीटीआई है? मैं तो बोलता हूं कि अब अगर भूल जाएं कि पीटीआई कभी इक्तदार में आएगी। अगर पीटीआई इक्तदार में आई तो ये जो फाशिस्ट, मैं तो उसे कहूंगा कि इतना गंद लेकर आएगी कि पाकिस्तान शायद उसके बाद जो है ना अपने पैरों पे खड़े ही ना हो पाए। तो शाहिद आफरीदी का मैं आपको स्टेटमेंट, देखिए लोगों की नफरत का कोई एक अंदाज होता है। आप अगर ये कह रहे हैं पीटीआई की नफरत बता रही है, मुझे ये बताइए पीटीआई क्यों नफरत करती है इतना? मुझे तो ये होता है हर चीज में अगर कुछ हुआ बस नफरत नफरत नफरत। नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ जो बोलेगा उसे, उसके लिए तो फिर भी एक आम आदमी, सारे पीटीआई की थोड़ी, पूरा पाकिस्तान पीटीआई का नहीं है, आम लोग भी तो इसमें है ना। भाई तो फिर उनको डिसोन करे ना, फिर उनको डिसोन करे ना। आप उसको सर पे भी बिठा कर रखते हो और डिसोन भी नहीं करते। अब आप मेरी सुन लें कि जब शाहिद आफरीदी अपने प्लेटफॉर्म पर, इतना बड़ा आदमी जब ये कहेगा कि कश्मीर की क्यों बात करते हैं, आप लोगों से 4 सूबे तो संभाले नहीं जा रहे, इसको आजाद कर दीजिए। आप बताइए, जहां पर इतने लोग जो हैं पूरी सारी जिंदगी कश्मीर के लिए हम बात करते रहे, आप अपने प्लेटफॉर्म को ये यूज कर रहे हैं। वो वीडियोस भी आपको ट्विटर पे मिल जाएंगी जहां पे वो खड़े होकर कह रहे हैं इंडिया को दे दीजिए। चले इंडिया को भी नहीं दीजिए, पाकिस्तान भी ना लें, उसको आजाद करें। अरे आपसे 4 सूबे तो संभाले नहीं जाते। बिल्कुल सुने, आप शाह महमूद कुरैशी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बैठ के कहा था कि 370 इंडिया का अंदरूनी मामला है। तो मैं लानत भेजता हूँ शाह महमूद कुरैशी पे कि जब 370 पे आपको बोलने का वो था तो आपने कहा कि इंडिया का अंदरूनी मामला है। तो शाहिद आफरीदी जैसे लोग तो बहुत छोटे हैं। ये शाह महमूद कुरैशी पीटीआई के कह रहे थे कि जनाब 370 इंडिया का अंदरूनी मामला है। वजीर आजम इमरान खान, साबिक वजीर आजम जो कि इस वक्त जेल में है, वो कह रहे थे कि जनाब आधे घंटे जुम्मे के बाद खड़े हो जाओ। तो कश्मीर से रिलेटेड हमारे बड़े बड़े सियासतदानों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप शाहिद आफरीदी की नंगी तस्वीरें उसकी फैमिली को थ्रेट देना शुरू कर दें। पीटीआई ने तो ये भी साबित कर दिया कि डोनाल्ड लू को कत्ल की धमकियां दी जा रही है। मतलब हम तो सारे वोट मिले। अरे हम तो इतने बदनाम हो गए, हम तो इतने बदनाम हो गए कि डोनाल्ड लू जो है उसको 2 साल से धमकियां मिल रही हैं। मैं तो मुझे ना जाए उनको, मतलब इतने बड़े जगह के एक बंदे को पाकिस्तान के कुछ लोग जो हैं, चाहे पीटीआई वाले, इतने पावरफुल हो गए, खुद तो वो जेलों में है और दूसरों को धमकियां दे रहे हैं। और वो धमकी देने वाला डर भी रहा है तो हो भाई मैं तो मर जाऊंगा, मेरे तो मसले हो जाएंगे। जहां आप लोगों को उड़ा देते हैं, जहां बेनजीर को आप नहीं छोड़ते, जहां आजम को नहीं छोड़ते, आप कभी नहीं मानेंगे। ये जो हियरिंग हुई थी ना, ये अंडर ओथ हुई थी। और जो बात डोनाल्ड लू ने की है ना, वो कोई छोटी बात नहीं है। आप या तो पीटीआई के उन लोगों को डिसोन करें। सुने, आप मेरे ऊपर अटैक हुआ था ना, और जिस शख्स ने अटैक किया था, राइट, अब उस बेशरम इंसान को पीटीआई ने एक और ओहदा दे दिया, उससे बड़ा ओहदा दे दिया। तो मैं लानत नहीं भेजूंगा पीटीआई पे कि जो शख्स बदतमीजी करे। सुने शहबाज गिल, अनवर इकबाल से बदतमीजी करते हैं। क्या कह रही है? राइट है ना। आपने कहा कि मैं डिसोन करता हूं, मुझे अच्छा नहीं है, मुझे बुरा लगता है, मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर पीटीआई उसको ओन कर रही है, उसका कोई और मसला कर रही है, उसको कोई ओहदा दे रही है, तो ये उनका मसला हो गया, क्योंकि हर आदमी अपनी राय देने में आजाद है ना। ये गलत है ना कि जब एक चीज साबित हो जाती है तो आप अपने कारकुन को डिसओन करते हैं कि ये आपने गलत किया है। आपको 2 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। शहबाज गिल ने अभी अनवर इकबाल के साथ भी बदतमीजी की कि जनाब आप 2 मिनट की खबर। ओ भाई, आप लोग कौन हो? खुदा हो गए हो? तो मैं तो समझता हूं अब इनको शटअप कॉल देनी चाहिए। पूरी दुनिया में जहां ये बदतमीजी करें, इनको शटअप कॉल देनी चाहिए, क्योंकि ये आप दिमागी तवाजन खो बैठे हैं अपना। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा जी। आगे आप उनके सामने इमरान खान को बुरा भला कहते रहे, तब किसी की तब आप कुछ नहीं कह सकते। फिर क्या कि ये पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है ना। बीवी के लिए नंगी गंदी बातें करते हैं। नून लीग ने की कितनी गंदी बातें की, आज आपने देखा वो अंदर है, कितनी गलीज बातें की गई, वो मुकदमा किया गया। फिर आप कहते हैं वो राइट है, वो राइट है उनका, तो बस उनका भी राइट है। फिर डोनाल्ड लू के बयान की बता देती हूँ आपको। अगला मेरे ख्याल में एक्शन लेना चाहिए। डोनाल्ड लू का बयान है, पाकिस्तानी हुकूमत के लिए कहती है कि अगर पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात नॉर्मल हुए तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात की नौयत पर असरअंदाज होगा। तो इससे तो अंदाजा ये हुआ कि असल एजेंडा चीन और ईरान हुआ ना। फिर नहीं, डोनाल्ड लू ने पाइपलाइन के ऊपर एक बात कही थी कि हम इसको गौर से देख रहे हैं, और उसने किसी भी किस्म का ऐसा कोई खदशा जाहिर नहीं किया था। मैंने पूरी की पूरी हियरिंग खुद सुनी थी।
कि कहीं पर भी कोई ऐसा वो नहीं था कि जहां पर पाकिस्तान और अमेरिकन के रिलेशन जो है वो ईरान की वजह से खराब हो। उन्होंने सिंपल कहा था कि हम इस पे एक गहरी नजर रखे हुए हैं और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अपने इलाके में जो है वो बिछा रहा है। लेट्स सी। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो है वो इस बारे में अमेरिका को कायल करेगा कि हमें जरूरत है भाई, या तो फिर आप हमें दे दो, आप हमें दे दो। अगर आपने एक दफा कहा था कि जो जो पैसा लेते हैं, जो उनसे मदद मांगते हैं, तो फिर उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, तो अमेरिका जो चाहेगा वो कन्विंस हो जाएगा। कन्विंस नहीं हो सकता ना, जो नहीं, एक चीज अमेरिका देखिए, कल 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 स्टेट डिपार्टमेंट यूएस एड के डायरेक्ट मेरे ख्याल है असिस्टेंट डायरेक्टर आए हुए थे, या कोई एक रिस्पॉन्सिबल शख्स थे, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली वो क्या थे। तो उन्होंने जो है ना एक तकरीर में यही कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशन जो है बहुत अच्छे हैं और कुछ नई चीजें भी शुरू होने जा रही हैं, और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान अमेरिका के अंदर जो है बहुत सारी जो है आइंदा आने वाले उसमें बहुत सारे शोबों में जो है वो अमेरिका पाकिस्तान की हेल्प करेगा। बिल्कुल करेगा, उसकी मर्जी की अगर हुकूमत आएगी तो बिल्कुल करेगा। डोनाल्ड लू की मैं आप बता दीजिए जरा कि उनकी जो हेयरिंग हुई उसके बाद, हेयरिंग के बाद बाहर पीटीआई के दो ग्रुपों में कोई तसादुम की खबर भी है। बिल्कुल, वहां पे जैसे मैंने कहा ना कि पीटीआई के लोग बदतमीजी के इस पे नंबर 1 है। जब किसी रेस्टोरेंट में घुसते हैं तो वो भूल जाते हैं माँ बहन की गालियां, खुली गंदी गालियां देते हैं किसी भी जर्नलिस्ट को, और कोई रोक टोकने वाला नहीं होता है। इसी तरीके से वहां पर शहबाज गिल और जुनैद बशीर जो कि पीटीआई के हैं, गंदी नंगी गालियां दी गई शहबाज गिल को, और वहां पर तसादम का वो हो गया, लेकिन सज्जाद बरकी ने बीच बचाव किया। ऑलमोस्ट जो है वो, अगर वहां सोचें 2 लोग गिरफ्तार होते पाकिस्तानी कैपिटल हिल पे लड़ने, क्या तासुर दे रहे हो, कौन हो तुम लोग यार? तुम लोगों ने जाहिलों का पूरा मीनार ओवरसीज पाकिस्तान। हम गरीब लोग हैं, हम पैसा मांगते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, अपने ही वजीर आजम के खिलाफ बातें करते हैं, हम यही करते हैं, हम इसी तरह के लोग हैं। उसके बाद पाकिस्तान के पैसा अंदर खाने रहने के बाद वाला हम लोगों कुछ पे भी कर टैक्स सकता लगाते है। हैं। हम पैसा खाते हैं और फिर लोगों पे टैक्स लगाते हैं। गरीब लोग अगर गैस नहीं भी जलाते तो 5-5 हजार उनके बिल आ जाते हैं। हम वो लोग हैं। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है अगर आप देखेंगे तो आप खून के आंसू रोएंगे। बाहर वालों को तो मुझे पता नहीं, पाकिस्तान में 500 लोग रोजाना मर रहे हैं क्या? मुझे बता दें, या 2000 लोग रोजाना मर रहे हैं, या 300 लोग भूखे सो जाते हैं? कैसी बातें करती हैं यार? पाकिस्तान में मुश्किलात हैं, लेकिन इस तरह वो मत करें। यस, मुश्किलात तो है ना, मुश्किलात तो है ना। आपकी 8 करोड़ की आबादी, ज्यादा बच्चे पैदा किए हैं आपने। आपकी 24 करोड़ की आबादी है, आपको 16 करोड़ होने चाहिए। इस 8 करोड़ की जो गैर ममनूआ तौर पे पैदा हो गई है, इसको भी तो देखना है ना आपने। तो ये वजह है पाकिस्तान। अगर आज भी आप बच्चे पैदा करना बंद नहीं करेंगे ना, तो फिर आगे 10 साल बाद जाके इससे भी बुरा हाल होगा। इस पे तो हुकूमत सोचती नहीं है, वो कहती है अल्लाह दे रहा है, बच्चे 12 पैदा करो, 4 शादियां करो, यही सारी आबादी इमरान खान के दौर में भी अंदर थी। तो फिर क्यों था, फिर नून लीग वाले, फिर ये ऑपोजिशन में बैठे लोग क्यों कह रहे थे कि इमरान खान ने कुछ नहीं किया, इमरान खान ने भूखा मार दिया, इमरान खान ने ये कर दिया? भाई ये करोड़ों की आबादी तो उस वक्त भी थी, कोई 4 महीने में तो करोड़ की आबादी हो नहीं गई। बता दें, इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा लिया है। कौन सी पाकिस्तान की चीजें बना दी हैं? कहाँ गए सारे पैसा? आपके जितने भी कर्जे लिए गए हैं, कहीं मोटरवेज बनी है, कहीं डैम बने हैं, कहीं कुछ बना है, मुझे बता दें इमरान खान ने कौन सी चीज बना दी है? अब ये मत कुछ नहीं कर सके। आप क्या बात कर रहे हैं? वो तो शहबाज शरीफ तभी भी कह रहे हैं हमें और मौका दीजिए, फिर हम कुछ कर सकेंगे। महंगाई कंट्रोल 5 साल में नहीं होगी, वो तो हमें 10 साल दे तो हो जाएगी। महंगाई तो अभी आप देखिएगा कि अगर इन्होंने डॉलर सस्ता नहीं हुआ, पेट्रोल महंगा होना शुरू हो गया है, ये सारी चीजें आपने फेस करनी होंगी। लेकिन अभी भी हम जो है ना, पाकिस्तान जो है वो शुक्र करें कि उन हालात में हरगिज नहीं है जिस हालात में दूसरे ऐसे मुल्क हैं जहां पर वाकई हजारों लोग भूखे सोते हैं। चलें सर, यहाँ पे भी सोते हैं, अब आपको नहीं पता चल रहा तो ठीक है। वक्त भी आना था मरियम नवाज की सरकार पर। हुकूमती अरकान का वॉकआउट हुआ है पंजाब असेंबली में। अपोजिशन लीडर तकरीर से कबल जो हुकूमती अरकान था उनका शोर शराबा भी हुआ। इमरान खान की तस्वीर डाइस पर रखने पर सबसे ज्यादा मसला हुआ, और जो हुकूमती अरकान थे वो पहले मना करते रहे और उसके बाद वॉकआउट करके चले गए हुकूमती अरकान। जी बिल्कुल, उन्होंने सही किया। उसकी वजह यह है
कि और उनको एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि नवाज शरीफ की आइंदा किसी भी पार्लियामेंट में कोई तस्वीर नहीं लगाई जाएगी, ना ही इमरान खान की। लेकिन ये गलत है कि आप नवाज शरीफ की तस्वीरें तो अपनी जेबों में और अपने मैंने देखा था ओथ वाले दिन नवाज शरीफ की तस्वीर फ्रंट पे बैनर लगा हुआ था जहां वालदा की भी थी, तो मरियम नवाज की वालदा की भी थी। तो ये गलत है, वन साइडेड, कि जी आप नवाज शरीफ की तस्वीर तो लगा सकते हैं लेकिन इमरान खान की नहीं। अगर आपने पाबंदी लगाना है तो किसी भी तस्वीर कोई भी नहीं होगी, और अगर होगी तो फिर इमरान खान की भी होगी। और आप अगर लगाना चाहें, अगर नहीं बैठना चाहते तो ना बैठें। मैं तो यही कहूंगा कि ये कोई तरीका नहीं है कि जनाब आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही किया उन्होंने कि अगर नवाज शरीफ की तस्वीर लग सकती है तो इमरान खान की भी लगनी चाहिए। मैंने आपसे कहा था ना कि वो तशहीरी मुहिम थी, आपने कहा कि वो तो सभी लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर मौजूद है। मैं उस दिन पढ़ रही थी, जो मेरी नजर से नहीं गुजरा था, कि तशहीरी मुहिम पर वजीर आजम, किसी भी किस्म जो भी वजीर आजम हो, उनकी तस्वीर जो है या वजीरों की तस्वीर नहीं लगाई जा सकती। फिर भी आपने देखा ना कि नवाज शरीफ की तस्वीर जो है वो थैलों पे लगी हुई थी, जो कि आटे की या फिर जो रमजान का जो राशन दिया था उनकी उस पर थैले पे मौजूद थी। ये भी हुआ था। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दीजिए जरा कि मॉस्को के जो मज़ाफ़ाती इलाका है उसमें जुमे को एक म्यूजिक कॉन्सर्ट था, उसमें मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की थी। कम से कम 60 से ज्यादा अफराद, जब तक मैंने पढ़ा था, जब तक मैंने देखा, उसमें तकरीबन 100 से ज्यादा अफराद हो गए और तकरीबन 200 के करीब जो थे वो जख्मी हुए थे। थिएटर में आग भी लगा दी गई थी और हमले के बाद हमलावरों को मतलब अभी तक शनाख्त उन्होंने छुपाई थी। फौजियों की वर्दी में वो आए थे, इमारत में दाखिल हुए, फायरिंग की, 20 मिनट तक वो फायरिंग करते रहे। मैं पूछना ये चाह रही थी कि अब इसके बाद होना क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ी दहशतगर्दी है और अमेरिका ने बहुत पहले मतलब उनको इस हुकूमत को बता दिया था कि ये होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी प्रिकॉशनरी मेजर्स सामने नहीं आए। देखें, आपको शायद अंदाजा नहीं होता कि किसी भी मुल्क में जो इंटेलिजेंस होती है वो कितने हादसात होने से रोक देती है, ये तो किसी को पता ही नहीं चलता ना। लेकिन जब आप बिल्कुल इस तरह प्लानिंग से आएंगे, आपने वर्दियां पहनी हुई हैं फौजियों की, तो लाजिम बात है आपको पुलिस वाला भी नहीं रोकेगा। आप तो बहुत सारी चीजें होती हैं और इसे ही सिक्योरिटी लैब्स कहते हैं। अमेरिका के अंदर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स हो गया, 4 जहाज अगवा हो गया और पता ही नहीं चला। तो ये लैब्स होते हैं, मतलब इसमें मेरा नहीं और मेरा ख्याल है कि इतनी जगहों से आपकी दुश्मनियां हैं तो आपको ऐसे वाकयात से भी होशियार रहना चाहिए। तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में है। पहले आपको याद होगा 30-40 साल पहले जब हम, या 30 साल पहले कॉन्सर्ट में हम ऐसे ही चले जाया करते थे। कराची में होता था, बस गए, हजारों लोग होते थे, अपना हमने जो है वो एंजॉय किया, 2-3 बजे घर आ गए, कोई मसला नहीं था। लेकिन आज आप सोच भी नहीं सकते किसी भी जगह पे। उसकी वजह यह है कि सिक्योरिटी के हालात हर जगह चेंज हो रहे हैं। दुनिया जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है। अभी आप देखें हजारों लाखों लोग जो हैं वो छुप के एक दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। कोई यूरोप जाना चाहता है, कोई यूरोप से अमेरिका आना चाहता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको ये दुनिया के साथ चलती रहेंगी और हर शख्स, हर मुल्क ने अपनी हिफाजत खुद करनी है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूक्रेन हो। तो और फ़लस्तीन के हवाले से भी मुझे वही हो रहा था कि कल मैं गया था एम्बेसी, तो वहाँ इसराइल की एम्बेसी के चारों तरफ उन्होंने झंडे लगा दिए हैं, किसके? फ़लस्तीन के, और वहाँ पे कुर्सी मेज डाल के बैठ गए हैं वो। तो मुझे बड़ा वो हुआ, मैंने कहा यार ये देखो, ये भी एक कौम है कि चारों तरफ आपने झंडे लगा दिए और अमेरिकन रोक नहीं पाए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत आप ये कर सकते हैं। तो अच्छा, इस जो हमला हुआ है उसकी वैसे तो खैर वो बचा नहीं सके, लेकिन बाद में दाइश ने इसे एक्सेप्ट किया और ट्रम्प जो है वो दाइश के लिए कह चुके हैं कि ये जो उनके जो प्रेसिडेंट, इससे जो पहले जो प्रेसिडेंट गुजरे, जो बाइडेन से पहले, उनके लिए उन्होंने कहा था कि उन्होंने इसको सपोर्ट किया है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आज तक तो इस दाइश ने इसराइल पे तो कभी हमला नहीं किया और ये फर्ज किया जाता है कि इसराइल की ही को सपोर्ट करने वाली, या फिर इसराइल इसको सपोर्ट करता है। तो अब जबकि वो अभी तक तो वो मुसलमानों पे ही हमला कर रहे थे, लेकिन ऐसे किसी पे नहीं दिया था, जब तक कि अब रशिया पे किया, मॉस्को पे किया, तो आपको क्या लगता है कि ये पलट के कोई वार हो सकता है मॉस्को से या रशिया से इसराइल की तरफ? देखिए, मेरे हिसाब से दुनिया ना एक ग्रुप को मारने के लिए दूसरे ग्रुप को पैदा करती है।
माजी में बहुत सारे मुल्कों में आपने देखा, इवन तालिबान किसने बनाए थे, ये तो हिलरी क्लिंटन भी बता चुकी हैं आपको ना। तो आप ग्रुप तैयार करते हैं, फोर्सेस नहीं लड़ती हैं ये सारी वॉर ना। तो मेरा ख्याल है कि अगर उनको कुछ ऐसी चीजें मिली तो वो इसराइल से तो खैर नहीं वो कर सकते, लेकिन एक कोल्ड वॉर जो है ना, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो है ना, ये समझ लें स्टार्ट है। अगर जरा सी भी चिंगारी लगी तो इस वक्त जो है वो सारे दुनिया जो है ना वो बिल्कुल उस पर बैठे हुए हैं कि कुछ भी हो सकता है। और अफगानिस्तान के हवाले से भी यही है कि उनके पास असला भी बहुत है लड़ने को, उनको सिर्फ मुसलमान ही मारने को मिलते हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान मुल्क के लोगों को मारते हैं और खुशी महसूस होती है उनको ना। आप बैठ के फैसला नहीं कर सकते कि आओ जी हम बैठते हैं ऐसी की तैसी, जो हमारे दरमियान आएगा हम उसी तरीके से, जैसे पाकिस्तान के अंदर हमेशा से कोई बॉर्डर नहीं होता था अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, आए हैं बैठे बात करते हैं। नहीं, हमने जो है ना दूसरे इंडिया की मदद से या दूसरे मदद से सिर्फ मुसलमान ने मुसलमान को ही मारना है। तो ये एक आप देख लें कि जितनी भी जंगें हुई हैं सबसे ज्यादा लोग मुसलमान ही मरे हैं। तो प्रॉब्लम हम लोगों में है और किसी में नहीं है। ठीक है आसिम सर, लास्ट कमेंट चाहूंगी मैं। लास्ट कमेंट यही कहूँगा अमेरिका में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि मेरा ख्याल है कि इनफ इज इनफ। अब पाकिस्तान से नफरत करना बंद करें, स्पेशली उन पीटीआई के लोगों से जो ये मुसलसल ये हरकतें किए चले जा रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ IMF के बाहर आप वो कर रहे हैं, पाकिस्तानी एम्बेसीज और उनके अंदर जो है आप नारे लगा रहे हैं और ऐसी जगहों पे जा रहे हैं। या तो आप खुलेआम माफ़ी मांगें कि जी हमसे गलती हुई है, या पीटीआई जो है इमरान खान कब कहते हैं कि जी हमारा, कभी कहते हैं जी हमारा IMF के बाहर जो वो हुआ है हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक क्लियर सूरत हाल कारकुनों को भी दे दें ताकि वो नफरत करना बंद करें और उनको कहते हैं कि जनाब जिसने भी ट्विटर पे या किसी पे भी की, हम उसकी बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर देंगे, उसका ताल्लुक पीटीआई से नहीं होगा। आपको याद होगा कि MQM के अंदर अक्सर अखबारों में खबरें लगती थी शक्ल के साथ कि इनका ताल्लुक अब MQM से नहीं है, और उसके बाद फिर हकीकी बन गई थी। तो जमातों में ये होता है कि जब आप कंट्रोल से बाहर हो जाएं, आप डकैतियां करने लगे, आप चोरियां करने लगे। अब पीटीआई इनमें किसी चीज में वो नहीं है, डकैती चोरी इसमें नहीं है, कोई असला नहीं है, लेकिन जो इनकी जबान है, जो इनकी गंदगी है, और ये जो टिकटॉक पे या दूसरी जगहों पे गंदे गंदे आपके जो हीरोज होते हैं, क्योंकि जब आप इनको कहते हैं तो शाहिद आफरीदी के भी तो फॉलोअर्स होंगे ना, तो फिर आपस में पाकिस्तानी लड़ते हैं फिर ना, और निशाना क्या बनती है कि जी पीटीआई ने किया है। ओ भाई यहाँ पर अगर कोई बयान, लेकिन शाहिद आफरीदी के लिए तो मैं एक बात मैंने आपको कही ना कि तो आपको मतलब है कि शाहिद आफरीदी की बेटियों को जो धमकी मिल रही है सही मिल रही है, शाहिद आफरीदी की जो गंदी तस्वीरें घूम रही हैं वो सही है। ये यही प्रॉब्लम है पीटीआई का, जो गंदी चीजें हैं आपको बोले जो गंदा है, यार ये गलत कर रहे हैं लोग, आप फिर कह रही नहीं अगर वो ये होता है वो कम ऑन। देखिए मैं ये कह रही हूँ कि आपने नफरत की, आपने इमरान खान के लिए कहा, आपने किसी को पसंद किया, आपने शहबाज शरीफ के लिए कहा, वो लोग सुनते रहे। लेकिन अगर वो किसी चीज का, आपकी किसी चीज का वो बाइकआउट कर रहे हैं, आपने कोई चीज लॉन्च की है और आज आपने माफी भी मांगी है, आज आपने उसकी वीडियो भी तुमने रिलीज की है जिसमें कहा है कि नहीं आप लोगों को गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, पिछले कोई 1.5 साल से वो लोग देख रहे हैं, लेकिन एक लफ्ज उन्होंने शाहिद आफरीदी के लिए नहीं कहा। ठीक है जी, अच्छी बात है, ये उनका राइट है, आपका राइट था, आपने गलत बातें की लेकिन वो सुनते रहे। लेकिन अब अगर वो अपने तौर पे कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे कि अब मैं आपको बता देती हूँ, इनकी एक प्रोडक्ट है जिसको इन्होंने, कोई रेस्टोरेंट है, इनको लॉन्च किया है और उस पर उन्होंने बाइकआउट कर दिया है, सिर्फ इतनी सी बात है। अब वो बाइकआउट कर दिया तो ये उनका राइट बनता है, पहले वो बिल्कुल बाइकआउट उनका राइट बनता है, नहीं बाइकआउट उनका राइट बनता है। सुने मैं यहाँ बाइकआउट पे नहीं कर रहा, आप फिर वही गलत ले जा रही हैं। प्रॉब्लम यही है, बाइकआउट उनका राइट बनता है, लेकिन ये राइट नहीं बनता कि उसके बच्चों को गालियां दें, उसकी नंगी तस्वीरें जो हैं वो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे लगा, ये राइट नहीं बनता उनका। बाइकआउट राइट बनता है उनका। हो सकता है पीटीआई का झंडा लगा के तो कोई भी कर लेता, वाडा साहब ने पीटीआई का झंडा लगा बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कह दी कि अब आपने हम तो स्पेसेस पे बैठे होते हैं, हम जिस तरीके से गलीज जबानें उस औरतों की जो कि कभी इमरान खान के इश्क में गिरफ्तार होंगी, क्योंकि एज ए क्रिकेटर दुनिया की
औरतें जो हैं उसके इश्क में गिरफ्तार थी, आज वो माएँ जो हैं वो उस पर आके जिस किस्म की बातें इमरान खान के लिए बोलती हैं, फिर अपने बच्चों को भी वही चीज़ सिखाती हैं। तो ये एक कल्ट बन गया है, माज़रत के साथ। इस कल्ट को ख़त्म होने में कितना अरसा लगेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है इनफ इज़ इनफ, बंद होना चाहिए ये सब। आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। वक्त हुआ खत्म। अपने नाज़रीन से कहेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा तो कि दुनिया में किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी न वफा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.